हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। निरंजन जी, आपका रुख करना चाहेंगे। और जब हम प्रफुल्ल जी से जब हम बात कर रहे थे, उस वक्त हमने देखा था कि निर्दलीय की जब बात आई है, उस वक्त एक बहुत मायने खेज मुस्कुराहट जो है वो आपके चेहरे पर आई थी। यानी आप भी ये बात बखूबी समझ रहे हैं कि जो निर्दलीय हैं, दूसरे अल्फाज में अगर मैं ये कहूं कि दोनों ही पार्टी से जो बागी हैं, कहीं ना कहीं काफी अहम रोल जो है वो अदा करेंगे। जी निश्चित रूप से। देखिए हिना जी, आपने जी बिल्कुल वजह फरमाया और प्रफुल्ल जी ने भी बिल्कुल सही कहा कि आज की तारीख में हरियाणा के अंदर जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय नजर आ रहा है। और त्रिकोणीय के अंदर जो तीसरा कोण है वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, तीसरा कोण है वो निर्दलीय। और जिस तरीके से इस बार चुनाव के अंदर क्या होगा नहीं होगा, वो तो 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब हम इसके ऊपर विशेष चर्चा कर पाएंगे। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सीटों के समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि जहां पे निर्दलीय खेल बिगाड़ भी रहे हैं, खेल बना भी रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से निर्दलीय इस बार चुनाव के अंदर सक्रियता दिखा रहे हैं, या यूं कहें कि जनता उनको स्वीकार कर रही है, इस चीज से ये चीज देखने को आपको मिलेंगी कि बहुत सारे निर्दलीय ऐसे हैं जो दोनों राजनीतिक पार्टियों का खेल बिगाड़ भी रहे हैं और अपना खेल बना भी रहे हैं। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस बार हरियाणा विधानसभा के अंदर ऐतिहासिक रूप से निर्दलीयों की जो संख्या है वो बहुतायत में हो। आपको ये भी मैं आपके टीवी चैनल के ऊपर बता सकता हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और इसका मुख्य कारण ये है कि जो मैं अभी पूर्व में कह रहा था कि देखिए, अहम और वहम किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा घातक होता है। और आज की तारीख में निर्दलीय केवल इसलिए नहीं है कि वो पार्टी से बगावत करके आ गए हैं, कह रहा था। और निर्दलीय इसलिए प्रासंगिक हो जाते हैं हिना जी कि जब लोगों का राजनीतिक दलों से लोगों का मोह भंग हो जाता है या उसके अंदर अरुचि पैदा हो जाती है, तब लोग निर्दलीय की तरफ मेरे हिसाब से उसको अंगीकार करते हैं या उसको स्वीकार करते हैं। और इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। इसके अभी जिस तरीके से मैं सुन रहा था, आपके पहले भी जो इससे पहले का जो कार्यक्रम था उसके अंदर भी जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, अभी भी विजय कौशिक जी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिस तरीके से 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी से जो अपेक्षाएं थी, आज ये कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की। अगर आपने डिलीवर किया हो तो एंटी इनकम्बेंसी क्यों होगी? आप इसको प्रो इनकम्बेंसी में तो बदल सकते हैं, क्योंकि एक नया शब्द और है प्रो इनकम्बेंसी, लेकिन वो आज की तारीख में हरियाणा में क्यों नहीं है? तो इसका मुख्य कारण यह है कि कहीं ना कहीं आपकी सरकार जनता की अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर पा रही थी। रही बात दूसरी जो कांग्रेस की है, तो कांग्रेस भी इस बुलेखे में या इस बुलावे में ना आए कि लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जब लोग एक पार्टी से नाराज होते हैं तो उनकी मजबूरी होती है दूसरी पार्टी की तरफ जाना। और उसके अंदर आपको ये चीज 2024 के चुनाव भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, लेकिन उसका मतलब उन्होंने कांग्रेस को भी सहर्ष स्वीकार नहीं किया। और इसी का परिणाम है कि आपके पास केवल 99 सीटें आई। और सबसे बड़ी बात हिना जी, आपको यह चीज भी समझनी पड़ेगी कि 2024 के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने रोका है तो वो क्षेत्रीय पार्टी ने रोका है, ना कि कांग्रेस ने। जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जहां सीधी टक्कर थी, वहां पे आप बहुत माइनर डेंट कर पाए हैं। बाकी का भारतीय जनता पार्टी को वहां पे लोगों ने आपसे ज्यादा तवज्जो दिया। और अब आज की तारीख में अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो आपको ये चीज भी समझनी होगी कि आज जिस तरीके से लाडवा से स्वयं मुख्यमंत्री संघर्ष करते हुए दिखे, जिस तरीके से आप अपने किसी वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता को उठा करके घर बिठा दे, 1 मिनट में बाहर आए हुए व्यक्ति बाहर से अपनी पार्टी में शामिल करके और उसको आप सिरमौर बना दे, तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी करनी और कथनी, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि चित्र और चरित्र में एकता नहीं है, आपके चरण और आचरण में एकता नहीं है। और आप जिस तरीके से मैं पहले भी कह रहा था कि आप जो मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि इनके अंदर एक सामंजस्य होना चाहिए। जो आप बोलते हैं और आपका जो कार्य है उसके अंदर आपकी समरूपता नजर आनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज, उनके मन में ये एक वहम उत्पन्न हो गया कि अब तो जो लोग हैं वो केवल हमारे कहने पे विश्वास कर लेते हैं। भाई, आज की तारीख में
आप ये मान के चलिए सोशल मीडिया का जमाना है और ग्लोबल वर्ल्ड हो रहा है। बिल्कुल, आज बिल्कुल। अगर कहीं यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर कोई घटना घटती है, 15 मिनट के अंदर वो गांव देहात में अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। आज कांग्रेस कह रही है कि हम अपने वायदे पूरे करते हैं। भाई, आप हिमाचल के अंदर आपकी सरकार है और आप वहां पे आप ये समझ लीजिए शौचालय पे अगर आप टैक्स लगा देते हैं तो इसका मतलब इससे निचला स्तर कहां आएगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं बोल ही चुका हूं। तो इसका कारण है कि लोग अब अरुचि पैदा करके या तो निर्दलियों की तरफ जा रहे हैं या फिर मतदान से अपने आप की दूरी बना रहे हैं। उसी का परिणाम है कि जो मतदान प्रतिशत गिर रहा है। लेकिन मेरा यह मानना है कि मतदान प्रतिशत गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अयोग्य लोग चुने जाते हैं। इसलिए हरियाणा की जनता को मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से अगर आपको आपका प्रतिनिधि जीता जाता है, आप जिता करके भेजेंगे तो वो सबसे योग्य व्यक्ति होगा। और अगर कम वोटों में यानी कम लोगों के मतों से अगर कोई व्यक्ति चुनता है तो वो अयोग्य भी हो सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल निरंजन जी, और यही अपील सलाम टीवी बार बार अपने तमाम दर्शकों से, नाज़रीन से कर रहा है। निरंजन जी, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो कि कई दूसरे स्टेट के साथ कहीं ना कहीं मिला हुआ है। चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, चाहे हम पंजाब की बात कर लें, और इसका असर हरियाणा पर दिखाई देता है, उसको भी हम हरगिज नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एरिया फैक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं उनका असर भी इस बार के चुनाव पर आप देखते हैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। निश्चित रूप से हिना जी, देखिए, हरियाणा केंद्रीय प्रदेशों में एक प्रदेश माना जाता है, क्योंकि इधर दिल्ली की सीमा लगती है, उधर राजस्थान की सीमा लगती है, उधर पंजाब की सीमा लगती है। और जो जहां जहां सीमा लगती है सारे के सारे प्रदेश मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण प्रदेश हैं। लेकिन वास्तविकता और जो हम अगर हरियाणा के अंदर क्षेत्र वाइज की बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत क्षेत्र जो माना जाता था वो माना जाता था, इधर आप गुड़गांव ले लीजिए, उधर आप फरीदाबाद अंचल ले लीजिए और उधर आप करनाल क्षेत्र ले लीजिए। लेकिन इस बार जब देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने गढ़ में भी संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जिस तरीके से हम तीसरे प्लेयर की बात कर रहे थे हिना जी, इस बार मेरे हिसाब से जेजेपी से ज्यादा इन्हें लोग थोड़ा उससे बेहतर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जेजेपी के ऊपर भी कहीं ना कहीं वो ही तोहमत लगी हुई है जो तोहमत मनोहर लाल खट्टर जी पे लगी थी। अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता खेमचंद जी को सुन रहा था जी, मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई। आपने इतने सारे बेहतर काम करे, सारी चीजें अच्छी करी, लेकिन आपको फिर साढ़े चार वर्ष बाद में ठीक चुनावों से पहले आपको मुख्यमंत्री बदलने की क्या आवश्यकता पड़ गई? फिर तो आप उसी मुख्यमंत्री के चेहरे पे जा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगा होगा ना कि आवाजें रियाया नगाड़ाए खुदा, आपको ये लगा होगा ना, तो उसी तरीके से। लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है? जो मैंने एक शब्द कहा, आपने शायद वो गौर नहीं किया होगा कि अहम और वहम हर व्यक्ति के लिए खतरनाक है। ये बात क्यों कह रहा हूं? 2014 में जिस तरीके से चौथे नंबर तीसरे नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सर आंखों पे बैठा करके और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और 2014 से 2019 तक वो सरकार चली। और उस सरकार के बाद में 2019 के अंदर जब चुनाव हुए और कदाचित इसी तरीके का माहौल था, चुनाव में परिणाम जब आए तो वहां पे अल्पमत की सरकार आई, यानी कि आपको 40 सीटों पे ले आई जनता। तो उसी टाइम भारतीय जनता पार्टी को मेरे हिसाब से ये एहसास हो जाना चाहिए था कि जो आपका सरकार का जो नेतृत्व है उसको कहीं ना कहीं जनता ने उतना पसंद नहीं किया, यानी कि जनता के दिलों पे वो राज नहीं कर पाए जी। तो लेकिन उसके बावजूद आपने वही मुख्यमंत्री, वही मंत्रिमंडल, और आप उसी चीज को आगे चलाते रहे। यानी कि सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, जनता की आवाज मन की बात ना सुन करके और प्रधानमंत्री जी के जो मन की बात थी उसी को आपने तवज्जो दी। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति जनता जनार्दन से बड़ा नहीं हो सकता। प्रजातंत्र के अंदर जनता का जो मूड है, जनता की जो भावनाएं हैं, जनता की जो चाहत है वो सर्वोपरि है। लेकिन वास्तविकता ये है कि मनोहर लाल खट्टर जी माने जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत नजदीक है, इसलिए उनको दोबारा से पारितोषिक दे दिया। मेरा यह मानना है कि 2019 में ही अगर भारतीय जनता पार्टी
वहां पे अपना नेतृत्व परिवर्तन कर देती सत्ता के अंदर, तो कहीं ना कहीं आज उसको इतना संघर्ष करता हुआ नहीं दिखाई देती। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और अब जिस तरीके से टिकट वितरण हुए, हिना जी आपने देखा होगा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे ऐसे नाम इन्होंने काट करके साइड कर दिए, और जो बाहर से आयातित लोग थे उनको रात को पार्टी ज्वाइन कराई, दूसरे दिन उनको टिकट दे दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका जो करनी और कथनी है उसके अंदर आपकी कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं है। आप ये सोचते हैं कि जनता ने को जो हमने 2014 के अंदर जो गुट्टी पिलाई थी 2024 तक उसका नशा रहेगा, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। आज केवल आप ये सोचे कि हम जय श्री राम के नारे पे चुनाव जीतते चले जाएंगे, या हम केवल हिंदू मुसलमान के नारे पे चुनाव जीतते चले जाएंगे। नहीं, ये आपका एक कंटेंट हो सकता है, लेकिन आपको जनता के काम आपको करने पड़ेंगे, जनता को वो काम कर। और ये जो जिस तरीके से हिना जी, एक महत्वपूर्ण बात, और जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता, मैं केवल खेमचंद जी को नहीं कह रहा, जी बिल्कुल, वो अपना एक निबंध तैयार करके लेके आते हैं। मेरे को एक कहानी याद आती है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा था, वो केवल उसने गाय का निबंध याद किया, और जब वो परीक्षा देने गया तो वहां पे निबंध आ गया पर्यावरण पे। अब उस बच्चे ने क्या किया, उसने लिखना चालू कर दिया कि पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, दुनिया इंसानियत के लिए बहुत जरूरी है। पर्यावरण के अंदर स्वच्छ हवा होनी चाहिए, हरे हरे पेड़ होने चाहिए, हरी हरी घास होनी चाहिए। घास गाय खाती है, गाय के पृष्ठ भाग में। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं मुद्दों से जो है वो भटक जाते हैं, और लगातार हम बात कर रहे हैं, लगातार हम आपने सारे काम अच्छे किए, तो आज आपकी पार्टी वहां संघर्ष करती हुई क्यों दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, और इसीलिए हम खास पैनल के साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और अपने तमाम मेहमानों का उनका कीमती वक्त सलाम टीवी को देने के लिए बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।